नमस्ते। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है मछली का शिकार। लेखक हैं गाई डी मोपांसा और आवाज़ है निशान सक्सेना की। पेरिस घिर गया था। उजाड़ और अकाल ग्रसित था। आसमान में उड़ने वाली चिड़ियाएँ कम थीं, पर जो कुछ मिल पाता था वो सिर्फ खाने लायक ही था। जनवरी की एक उजली सुबह महाशय मॉरिसेट जो धंधे से घड़ी साज था, परंतु परिस्थितियों के कारण फिलहाल बेकार था। मेरे और अपनी वर्दी के पतलून के पीछे की जेबों में हाथ डाले, उदास, भूखा और पेरिस के सबसे घने इलाके बोलियू वार्ड में घूम रहा था। तभी एक आदमी से टकराया जिसने उसे अपने एक बड़े पुराने दोस्त के रूप में पहचाना। युद्ध के पहले मॉरिसेट को हर इतवार के दिन एक हाथ में मछली पकड़ने की और टिन का डब्बा लटकाए घूमते देखा जा सकता था। वो हर रविवार को कोलंबस के लिए ट्रेन पकड़ता और वहां से उतरकर मराठे के द्वीप तक पैदल जाया करता था। वहां समुद्र के किनारे बैठकर इत्मीनान से शाम दिल ढरने का और मछलियां पकड़ा करता था। यहीं पर वो महाशय सावेज से मिला था, जिसकी न्यू नोटे डेम डी लोरेटो की छोटी सी दुकान थी। वो बड़े हंसमुख स्वभाव का था और उसी की तरह मछली के शिकार का बेहद शौकीन था। इन दोनों के बीच अगल बगल बैठे हुए अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। किसी दिन जब सारे वातावरण में एक नयापन, ताजगी और हरा भरा दिखाई पड़ता तथा बसंत का सूरज हर दिल में एक नई उमंग भर देता, तब महाशय मॉरिसेट कहा करते थे, आज क्या बढ़िया मौसम है। तब जनाब सॉवेज उत्तर देते, आज के दिन का तो कोई जवाब ही नहीं है। और फिर शाम को जब चमकीला सूरज अस्त होते समय अपनी सुनहरी किरणें पत्तियों पर बिखेरता, तो दोनों ही दोस्तों की अजीब सी परछाइयां बनती और सॉवेज कह उठता, कितना सुंदर दृश्य है। ब्लू वॉर्ड के सामने तो ये कुछ भी नहीं लगता। दोनों दोस्त आपस में बिना एक शब्द बोले मौन रहकर भी एक दूसरे के अंतरंग सोच विचारों को समझ लेते थे। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और एक दूसरे के अगल बगल होकर साथ साथ टहलने लगे। अपनी गहरी सोच में बीत गए और वर्तमान घटनाओं के बारे में सोचने लगे। वे दोनों एक साथ एक कैफे में घुसे और दोनों के सामने शराब के एक एक भरे गिलास रखे गए, तो सॉवेज ने ठंडी आह भरी। ओह, दुनिया में क्या अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं मेरे दोस्त। मॉरिसेट ने उदास स्वर में कहा, हाँ, और मौसम भी तो क्या है। इस पूरे साल एक पहला इतना बढ़िया दिन है ये। क्या तुम्हें अपनी मछली पकड़ने के लिए जाने का मन नहीं कर रहा है? हाँ, मन तो बहुत है मेरा, लेकिन मैं कैसे जाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरा पैक पीने के बाद वो कैफे से बाहर निकले। उन पर थोड़ा थोड़ा सुरूर तारी था। ये सब खाली पेट के ऊपर शराब के दो दो पैक का असर था। ठंडी हवा ने सॉवेज को और मस्ताना बना दिया था और उसने मस्ती से खुलकर बोलना शुरू किया, मान लो कि हम जाएं। कहाँ जाएं? अरे मछली पकड़ने। हाँ, तो मछली पकड़ने हम कहाँ जाएंगे? उसने अपनी पुरानी जगह पर कोलंबस के बारे में बताया, जहाँ फ्रेंच आर्मी की फौजें पास में तैनात हैं और वहाँ के फौजी दस्ते का कमान अफसर कर्नल डेमोलिन अच्छी तरह से उसे जानता था। तो चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई एक घंटे के बाद वो लोग अपनी बंसियां तथा अन्य जरूरी सामान बटोरकर कर्नल के मकान पर पहुंचे। वह इन लोगों का अनुरोध सुनकर थोड़ा मुस्कुराया और फिर निर्धारित प्रपत्र में उन दोनों को प्रवेश की अनुमति दे दी गई।
11 बजे के करीब वो दोनों एक इलाके में पहुंचे जहां फ्रेंच फौज का अग्रिम दस्ता तैनात था। वहां के अफसर के पास प्रस्तुत वे कोलंबस होते हुए मछली मारने तक अपने नियत स्थान पर पहुंचे। समुद्री खाड़ी के पार एजरे ड्यूअल का इलाका तथा नाना तेरे की तरफ खड़ा हुआ एक बड़ा मैदान जो कि सन्नाटों से भरा हुआ था। सौवेज ने उन पहाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्हीं पहाड़ियों में तो जर्मन सैनिक छुपे हुए हैं। इन लोगों ने अभी तक जर्मन फौजियों को देखा नहीं था, पर इन्हें मालूम था कि वो सब पेरिस के चारों ओर घेरे हुए हैं। दिखाई ना पड़ने वाले वो शक्तिशाली लूटपाट उत्पात मचाने वाले जर्मन फौजी। इन अपरिचित विजयी लोगों के प्रति गहरी घृणा जुड़ गई थी उन्हें। क्या हो यदि हम उनसे टकरा जाएं तो? सौविज ने पेरिसाना अंदाज में कहा, तो हम लोग उन्हें हमारे साथ मछली के शिकार में शामिल होने के लिए कहेंगे। इसके बाद भी वो आगे बढ़ने में कतरा रहे थे। वहां फैला गहरा सन्नाटा उन्हें डरा रहा था और अंत में सौवेज की कुछ कहने की ने हिम्मत जुटाई। चलो हम संभल कर एहतियात से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं दोस्त। वे लोग झाड़ियों के पीछे छिपते छिपते बड़ी सावधानी और सतर्कता से हर आवाज के बारे में सुनते हुए चारों ओर देखते आगे बढ़ने लगे। आगे उन्हें नदी तक पहुंचने से पहले एक खुली जमीन पट्टी पार करनी थी। उन लोगों ने तेजी से दौड़ना शुरू किया। अंततः वो नदी के किनारे तक पहुंच गए और वहां के किनारों की झाड़ियों के पीछे दुबक कर बैठ गए। यद्यपि वो अब बुरी तरह से हाँफ रहे थे, परंतु वे अब पूरी तरह से चिंता मुक्त थे। अचानक मॉरिसेट को ऐसा लगा कि जैसे किसी के चलने की आवाज़ सुनी हो। उसने बहुत ध्यान लगाकर सुना, पर उसे कोई आवाज़ न सुनाई पड़ी। वाकई में वो दोनों वहाँ बिल्कुल अकेले थे और छोटे सा द्वीप होने के कारण वो वहाँ पर अच्छी तरह से छुप भी गए थे। उन्होंने देखा कि एक घर है जहाँ रेस्टोरेंट था। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करके वहाँ बैठ गए। उन्होंने दिन भर के रोमांच और मछली के शिकार के लिए एक अच्छी जगह चुनी। सौवेज ने पहली मछली पकड़ी, मॉरिसेट ने दूसरी, और इसके बाद लगभग हर दूसरे मिनट पर एक बड़ी मछली समुद्र से निकालते गए और अपने पैरों के पास रखी हुई टोकरी में पटकते गए। वो वाकई बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति थी। उन दोनों को ज़रूरत के समय से ज़्यादा हर्ष हो रहा था, जैसे कि कोई कई महीनों तक समय काटने को अपनी पसंदीदा गतिविधि ना करने के बाद उसको वो करने को मिले। अचानक कुछ गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई पड़ी और मारे डर के दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। सामने वैलेरियन की पहाड़ी से छोटी तोप की आवाज़ थी। मॉरिसेट ने उस ओर देखा और वहाँ धुओं का बादल उठ रहा था। थोड़ी देर बाद ही एक दूसरे गर्जना हुई और उसके बाद तो प्रक्रिया थोड़े थोड़े अंतराल के बाद दोहराती रही। सौवेज ने अपने कंधे उचकाते हुए बोला, ओह, वो फिर से शुरू हो गए। मॉरिसेट, जो अभी तक स्वाभाविक रूप से शांत था, अचानक अनियंत्रित गुस्से से कांपने लगा। हरामजादे, बेवकूफ, एक दूसरे को मार के उन्हें क्या खुशी महसूस होती है? ये लोग तो जंगलियों से भी गए गुजरे हैं। हाँ, ऐसा ही होता रहेगा तब तक हमारी सरकारें रहेंगी। क्या करें, जीवन तो ऐसा ही है। हा हा हा, तुम्हारा मतलब मौत से है। मॉरिसन उनके पीछे खड़ा था। वे आपस में विभिन्न राजनीतिक समस्याओं के बारे में बहस करते रहे, जबकि वैलेरियन की पहाड़ियों पर अटी हुई तोपें फ्रेंच वासियों के लिए मौत का विनाश उगल रही थीं। अचानक वो दोनों अपनी अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और आगे चलने लगे। उन्होंने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और अपने पीछे 4 भारी भरकम फौजी जवानों को वर्दी में खड़ा हुआ पाया। मारे डर के उनके हाथ से बंसियां गिर गईं। उनके हाथों से फिसलकर वो
नदी की बहती धारा में बह गईं। कुछ ही मिनटों में एक जर्मन फौजी ने उन दोनों को रस्सियों से बांध दिया और नाव में पटक कर नदी के पार एक द्वीप पर ले गए, जिसे वो दोनों दोस्त अभी तक निर्जन द्वीप समझ रहे थे। वो ऐसा ना था। जब वे उस द्वीप के उस मकान में पहुंचे जहां बहुत सारे फौजियों को उन्होंने इकट्ठा खड़ा हुआ पाया, वहां एक बड़ा स्थूलाकाय अफसर कुर्सी पर अपने पैर फैलाए बैठा हुआ एक बड़ी सी पाइप पी रहा था। उसने बढ़िया फ्रांसीसी भाषा में उन दोनों को संबोधित किया। अच्छा महाबानो, आप लोगों ने खूब ढेर सारी मछलियां पकड़ी हैं ना? तभी अचानक एक फौजी सिपाही ने इन दोनों की मछलियों से भरी टोकरी को बड़े अफसर के पाँव के पास लाकर रख दिया, जिसे वो जवान बड़ी सावधानी के साथ उठाकर ले गए। अफसर ने मछलियों के ढेर पर नजर डालकर थोड़ा हंसा और बोला, मैं देख रहा हूं कि आप लोगों ने काफी मछलियां पकड़ी हैं। आइए, हम इस पर विषय परिवर्तन ना करें। बेशक लोगों को हम जासूसी करने और नजर रखने के लिए भेजा गया है। आप लोग ढोंग कर रहे थे कि आप लोग मछलियां पकड़ने आए हैं ताकि मैं धोखा खा जाऊं। मैं इतना भोला नहीं हूं। मैं चाहूं तो आप लोगों को गोली मार दूं। हालांकि मुझे अफसोस है कि युद्ध तो युद्ध होता है। चूंकि आप लोग फ्रेंच फौज के अग्रिम दस्ते को पार करके आए हैं तो जरूर आपको किसी संकेत या शब्द की जानकारी होगी। आप मुझे वो पासवर्ड बता दीजिए और मैं आप लोगों को आज़ाद कर दूंगा। दोनों दोस्त एक दूसरे के आसपास खड़े हुए थे। डर के मारे उनके रंग उड़ गए थे। वो काँप भी रहे थे, परंतु कोई जवाब ना दिया। तो किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। आप आराम से आप लोग अपने घर चले जाएंगे। और आप समझिए कि अगर आप ये नहीं बताएंगे तो आपकी मौत फौरन हो जाएगी। आप फैसला करें। वो दोनों मूक निश्चल खड़े थे। जर्मन फौजी अफसर के उन लोगों के नदी का इशारा करते हुए कहा, 5 मिनट के अंदर आप लोग नदी की तल्ली में पहुंच जाएंगे। बेशक आपका घर परिवार दोस्त आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने पर भी वो दोनों चुपचाप मौन थे। अफसर ने अपनी भाषा में कुछ मातहतों को कुछ आदेश दिया और फिर उन कैदियों के सामने से अपनी कुर्सी हटा दी। आदेश मिलते ही बहुत सारे जवान उनकी ओर 20 फीट की दूरी तक घेर कर एक एक बड़े गोले गोले में खड़े हो गए। तो मैं आप लोगों को आखिरी 1 मिनट का समय देता हूं, 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं। उसके बाद वो अफसर दोनों फ्रेंच कैदियों के पास आकर अचानक मॉरिसेट को एक और ले गए और कान में कहा, तुम जल्दी से इसे पासवर्ड बता दो। तुम्हारे दोस्त को तो पता भी नहीं चलेगा। मॉरिसेट ने कोई जवाब ना दिया। उसके बाद उसने सॉवेज को एक और अकेले में जाके खड़ा कर दिया। अफसर ने दूसरा आदेश दिया और उसके जवानों ने दोनों फ्रेंच वासियों को पर अलग अलग निशाना साध लिया। इसी क्षण मॉरिसेटो की आंखें कुछ ही फीट की दूरी पर घास पर रखी अंतिम मछलियों की टोकरी पर जम गई। मौत के क्षण तथा अपनी अंतिम घड़ियों का दृश्य सोचकर उसे बेहोशी सी छाने लगी। यद्यपि उसने अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए हिम्मत जुटाई और फिर उसकी आंखें डबडबा गईं। उसने अपने दोस्त की ओर मुड़ते हुए कहा, अलविदा मेरे दोस्त सॉवेज। वे दोनों आपस में हाथ डाले कई मिनट तक वैसे ही खड़े रहे। वो भावुकता में कांप रहे थे और अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। अफसर ने अंतिम आदेश दिया, फायर। उन दोनों दोस्तों को घेरे गोले के जवानों ने एक साथ गोलियों से दाग दिया। सॉवेज अपने मुंह के बल कटे वृक्ष की तरह उसी जगह पर गिर गया। मॉरिसेट थोड़ा जो लंबा था वो भी अपनी जगह से पूरा घूम गया और उसका मृत शरीर अपने दोस्त की बेजान लाश के ऊपर आकाश को ताकते हुए गिर गया।
उनकी छाती से लगातार ताजा खून फव्वारे की तरह निकल रहा था। अफसर ने एक और आदेश दिया और सारे जवान फौरन उस स्थान से हट गए। वे जवान फिर बड़ी बड़ी रस्सियों और भारी पत्थर के साथ उसी स्थान पर लौट आए और दोनों दोस्तों के पैर बांधे। 4 जवानों ने उठाकर उन्हें नदी के किनारे तक ले गए और फिर ताकत से उन लाशों को वहां तक नदी में दूर फेंक दिया गया। पत्थरों के वजन से उनकी ताजी लाश फौरन पानी में बैठ गई। थोड़ा सा पानी उछटा, कुछ लहरें उठीं और फिर थोड़ी ही देर में बहता हुआ पानी पहले की तरह शांत हो गया। सिर्फ एक चीज जो दिखाई दे रही थी वो थी नदी के ऊपर सतह पर बहने वाली खून की लकीर। अफसर ने चुपचाप कदम मोड़े और घर की ओर जाते हुए बड़बड़ाया, अब इन मछलियों को भी सजा मिलनी चाहिए। उसने मछलियों से भरी टोकरी पर नजर डाली और उसे उठाया और हंसते हुए आवाज लगाई, विलहेल्म। सफेद वर्दी में एक सिपाही वहां आया और अफसर ने मछलियों का पिटारा उसे सौंपते हुए कहा, इन छोटी छोटी मछलियों को जिंदा ही तल दो, ये खाने में खूब स्वादिष्ट लगेगी। इतना कहकर वो फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गया और इत्मीनान से पाइप पीने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ आपको कल एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और स्टार रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलिए। शुक्रिया।